बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर किसान की पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। एक बार की बात है, एक दिन किसान अपने खेत से काम करके अपने घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में किसान की नजर एक बक्से पर पड़ती है। बक्से को देखकर किसान हैरान हो जाता है और कहता है, रास्ते में इस तरह बक्सा किसने रखा होगा? मुझे लगता है किसी का यह बक्सा यहाँ पर छूट गया है। हो सके वह अपने बक्से को लेने आएगा। मैं कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। किसान कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उस बक्से को लेने के लिए नहीं आता है। तभी किसान को उस बक्से से कुछ आवाज आने लगती है। किसान यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, लगता है इस बक्से को लेने के लिए कोई नहीं आएगा। अब मैं ही जाकर देखता हूँ इस बक्से में क्या है। किसान उस बक्से के पास जाता है। तभी उस बक्से से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। हम्मा, 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 हम्मा। यह सुनकर किसान डर जाता है और कहता है, क्या अभी मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वह बच्चे की रोने की आवाज इस बक्से से आई, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिख रहा है। फिर यह बच्चे की आवाज कहाँ से आई? मैं इस बक्से को खोलकर देखता हूँ, इस बक्से में है क्या? इतना बोलकर किसान उस बक्से को अपने हाथ में ले लेता है और उस बक्से को खोलकर देखता है। तभी किसान देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस बक्से में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। किसान यह सब देखकर हैरान हो जाता है कि बक्से के अंदर एक छोटी सी बच्ची है। तभी किसान कहता है, अरे ये क्या? इस बक्से में एक छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची को किसने यहाँ छोड़ दिया? इस तरह रास्ते में इस बच्ची को किसने छोड़ दिया? उसे जरा सा भी डर नहीं लगा। इस बच्ची की मासूमियत देखकर तो कोई भी पिघल जाएगा। पता नहीं इस बच्ची को यहाँ कौन छोड़कर चला गया। अगर मैं इस बच्ची को यहाँ पर छोड़कर चला जाऊं तो इस बच्चे का क्या होगा? नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इस प्यारी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। हमारी संतान नहीं है, भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही मुझे इस बच्ची के पास लेकर आए हैं। आज से यह बच्ची मेरे साथ रहेगी। मैं इसका पिता बनकर इसका पालन पोषण करूंगा। और फिर किसान उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। पीछे से एक परी ये सब कुछ देख रही होती है और वह यह देखकर बहुत खुश होती है कि उस बच्ची को वह किसान लेकर अपने घर जा रहा है। तभी वह परी कहती है, अब मुझे चिंता नहीं है। मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में रहेगी। उसे माँ और बाबा दोनों का ही प्यार मिलेगा। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी खुश रहेगी और सही सलामत भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी घर पर दुखी होकर बैठी रहती है, क्योंकि घर में खाने का एक दाना नहीं था और किसान की पत्नी चिंता में रहती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि किसान को बहुत देर हो गई थी और वह घर वापस नहीं आया था। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। घर से बोलकर गए थे कि जल्दी ही कुछ खाने को लेकर आएंगे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मैं क्या करूं? किसान उस बच्ची के साथ अपने घर आ जाता है और घर आते ही किसान अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज देने लगता है। अरे ओ राधिका, जल्दी बाहर आओ और देखो मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। राधिका, जल्दी बाहर आओ। बाहर आकर देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आ ही तो रही हूँ, इतना भी क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे लिए कोई खजाना लेकर आए हो क्या, जो तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है? तभी किसान की पत्नी किसान के हाथों में एक बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है और किसान से कहती है, यह मैं क्या देख रही हूँ? आपके हाथों में एक प्यारी सी बच्ची है। आपको यह बच्ची कहाँ मिली और आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? इसके माँ बाप कौन हैं? राधिका, यह बच्ची आज से तुम्हारी और मेरी बेटी है। यह बच्ची मुझे रास्ते में एक बक्से में मिली। मैं जब उस बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से में यह प्यारी सी बच्ची थी। मैंने बहुत देर तक वहां इंतजार किया कि कोई आएगा और उस बक्से को लेकर जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर मैंने उस बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से में यह प्यारी सी बच्ची है। इस बच्ची का कोई नहीं है, इसलिए मैंने इस बच्ची को अपने साथ यहाँ ले आया।
आज से तुम और मैं इस बच्ची के माता पिता है। आज से हम दोनों ही इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, इस बच्ची को अपने साथ घर ले आए। भगवान ने हमें अपनी कोई संतान नहीं दी, लेकिन हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। आज से यह बच्ची हमारे साथ रहेगी। इस बच्ची का पालन पोषण हम दोनों मिलकर करेंगे और आज से इस बच्ची का नाम रहेगा मायावती। ये बच्ची आज से हमारी बेटी है और यह हमारी बेटी मायावती है। मैं अपनी बेटी मायावती को बहुत खुश रखूंगी और अपनी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बहुत मन्नतें मांगने के बाद भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की है। मैं अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। हाँ राधिका, तुमने हमारी बेटी का बहुत ही सुंदर नाम रखा है, मायावती। आज से यह हमारी प्यारी बेटी बनकर रहेगी। अपनी रानी बेटी को बड़ा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बेटी को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। भगवान ने हमें माँ बाबा बनने का मौका दिया है और इसे हम दोनों मिलकर अच्छी तरह निभाएंगे। बेटी मायावती कहाँ हो बेटी? बेटी मायावती, मैं बाजार जा रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद कर लाऊं बाजार से। हाँ पिताजी, आप मेरे लिए बाजार से मिठाइयाँ ले आना। मुझे मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मिठाई खाना चाहती हूँ, इसलिए आप बाजार से मेरे लिए मिठाई लेकर आइएगा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, आज तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आऊंगा। और फिर किसान वहाँ से चला जाता है। किसान की बेटी माँ से कहती है, माँ, मुझे खेलने का मन कर रहा है। मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ खेलने के लिए। ठीक है बेटी मायावती, लेकिन शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर मायावती अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आ जाती है। तभी मायावती अपने दोस्तों को कहती है, मैं यहाँ तुम सब के साथ खेलने आई हूँ। चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। हाँ मायावती, हम सब मिलकर खेलते हैं। चलो हम सब मिलकर लुका छुपी खेलते हैं। मैं पेड़ के पीछे जाकर 10 तक गिनूंगा, तब तक तुम सब छुप जाना। मुझे एक ऐसी जगह पर छुपना होगा जहाँ से यह मुझे नहीं ढूंढ पाए। एक काम करती हूँ, उस झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती हूँ। वहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और फिर मायावती उस झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी मायावती की नजर एक आईना पर पड़ती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आईना होता है। उसे देखकर मायावती चौंक जाती है और फिर मायावती उस आईने के सामने जाती है। तभी मायावती उस आईने को छूती है। ऐसा करते ही मायावती उस आईने के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक बदमाश परी आती है और कहती है, अच्छा, तो उन चारों परियों ने इस बच्ची को यहाँ छुपाकर रखा था, लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब है। वह ज्यादा दिन तक मुझे इस बच्ची से दूर नहीं रख पाए। अब देखना, मैं इस बच्ची से सारी शक्तियाँ छीन लूंगी और परियों की महारानी बन जाऊंगी। शाम हो जाती है। किसान अपने घर वापस आता है और आते ही वह अपनी बेटी को आवाज देने लगता है, बेटी मायावती, कहाँ चली गई हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आया हूँ। बेटी मायावती, जल्दी बाहर आओ। राधिका, बेटी मायावती सो गई है क्या? मैं उसके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ और उसे कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं दे रही है। आपके जाने के बाद बेटी मायावती अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी, लेकिन वह दोबारा घर वापस नहीं आई। मैंने उसे सारी जगह पर ढूंढ लिया, लेकिन बेटी मायावती मुझे कहीं नहीं मिली। मैं आपका ही आने का इंतजार कर रही थी। आप बेटी मायावती को खोज कर लाइए। वह कहाँ चली गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। राधिका, बेटी मायावती घर नहीं आई है और तुम मुझे अभी यह सारी बातें बता रही हो ना हो?
वह अपने दोस्तों के घर चली गई होगी। मैं जाकर उसके दोस्तों से पूछता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी अपनी बेटी मायावती को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। और फिर किसान अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और अपनी बेटी के दोस्तों के घर जाकर पूछता है, लेकिन कहीं पर भी मायावती का पता नहीं चलता है। फिर किसान अपनी पत्नी के साथ उसी जगह पर जाता है जहां मायावती खेल रही थी। तभी किसान देखता है कि उसके सामने 4 परियां खड़ी है। तभी वह चारों परियां किसान से कहती है, मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारी बेटी की असली माँ मैं हूँ। मैंने ही अपनी बेटी को उस बक्से में रखा था ताकि तुम उसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मैं एक परी हूँ और यह दोनों मेरी बहनें हैं। मायावती मेरी बेटी है और वह एक परी है। एक दुष्ट परी की नजर हमारे महल पर पड़ गई और वह हमारी महारानी बनना चाहती थी, इसलिए उसने हमारे महल पर हमला कर दिया। लेकिन वह महारानी तभी बन सकती है जब उसके पास शक्तियाँ हों और वह शक्तियाँ उसे मेरी बेटी से ही मिल सकती है। लेकिन मेरी बेटी की शक्तियाँ मेरी बेटी को उसके 12 साल पूरे होने पर ही मिलेगी और अब मेरी बेटी 12 साल की होने जा रही है, इसलिए उस बदमाश परी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। अब मेरी बेटी को उस दुष्ट परी से तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि हम उस दुष्ट परी से लड़ सके। अब तुम ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकते हो। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है और मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। ये एक जादुई आईना है। इस जादुई आईना को छूते ही तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां उस दुष्ट परी ने मेरी बेटी को अगवा कर रखा है। किसान उस जादुई आईना को छूता है और ऐसा करते ही किसान वहां से गायब हो जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगा? कैसे अपनी बेटी के पास पहुंचूंगा और उस दुष्ट परी से उसे कैसे बचाऊंगा? एक काम करता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ, आगे कोई रास्ता मिल जाएगा। इतना बोलकर किसान आगे बढ़ जाता है। किसान थोड़ी दूर आगे जाता है, तभी किसान की नजर एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ती है। किसान उस पेड़ के पास आता है, तभी वह पेड़ किसान से कहता है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? एक पेड़ बोल कैसे सकता है? ये सच है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम जहाँ पर हो उस जगह को जादू नगरी कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मेरे पेड़ में लगे हुए फल की वजह से मुझे बहुत भारीपन लग रहा है। क्या तुम मेरे पेड़ के पके हुए फल को हटा सकते हो? मुझे हल्का महसूस होगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं अभी तुम्हारे पेड़ से पके हुए फल को हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। लेकिन तुम इस जादुई साम्राज्य में क्यों आए हो और यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ अपनी बेटी मायावती को लेने आया हूँ। एक बदमाश परी ने मेरी बेटी मायावती को अगवा कर लिया है और वह उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए मैं यहाँ पर उस दुष्ट परी से अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दुष्ट परी का महल कहाँ है? उस दुष्ट परी के महल में जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, बहुत सारी पहेलियां सुलझाना होगा, तभी तुम उस महल तक पहुंच पाओगे। उस महल में पहुंचने के बाद भी तुम्हें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस महल तक जाने का रास्ता जरूर बताऊंगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाना। आगे चलते चलते तुम्हें महल तक जाने का रास्ता पता चल जाएगा। और फिर किसान आगे बढ़ जाता है। तभी किसान रास्ते में एक घोड़े को देखता है। उस घोड़े के पैर में कांटा चुभा हुआ रहता है। किसान यह देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है, घोड़े के पैर में कांटा चुभा हुआ है, घोड़े को बहुत दर्द हो रही होगी। मैं अभी इस घोड़े के पैर से कांटा निकाल देता हूँ, घोड़े को दर्द से राहत मिलेगी। इतना बोलकर किसान उस घोड़े के पैर से कांटा निकाल देता है। ऐसा करते ही घोड़े को अपने पैरों के दर्द से राहत मिलती है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने मेरी मदद की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आए हो और उस दुष्ट परी के महल जाना चाहते हो। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस महल तक जाने का रास्ता बता दूंगा। और फिर किसान उस घोड़े के पीठ में बैठ जाता है। फिर वह घोड़ा किसान को लेकर बहुत दूर तक जाता है और एक लंबी यात्रा करने के बाद घोड़ा एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और किसान से कहता है, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता, तुम इससे आगे चले जाना, तुम्हें महल जाने का रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद घोड़ा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और फिर किसान वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी किसान को दिखाई देती है। उस नदी को देखकर किसान कहता है, यह तो बहुत बड़ी नदी है, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा? लेकिन मैं रुक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को पार करके रहूंगा और अपनी बेटी मायावती को उस दुष्ट परी से बचाकर ले आऊंगा। मुझे इस नदी को पार करना ही होगा। अपनी बेटी के लिए मैं हर असंभव काम को संभव करूंगा। इतना बोलकर किसान थोड़ा आगे जाता है और एक पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वह देखता है कि उसे कितनी दूर जाना होगा। तभी उस नदी के पास कुछ जल परियां होती है। वह किसान को देख लेती है और कहती है, देखो जरा, वहाँ कौन आया है? ये तो एक इंसान लग रहा है। और इस जादू नगरी में यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? चलो उसके सामने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम इस जादू नगरी में क्यों आए हो और यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे? मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं पृथ्वी लोक से इस जादू नगरी में आया हूँ। इस जादू नगरी में एक दुष्ट परी रहती है। उस दुष्ट परी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। उस परी से मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे उस दुष्ट परी के महल तक का रास्ता बता सकती है? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देना होगा। तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें उस महल तक पहुंचा सकते हैं। आपके पूछे गए हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। पूछिए, आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं? तो फिर ठीक है। मेरे हाथों में 2 फूल है। अब तुम्हें बताना है कि इन दोनों फूलों में से असली फूल कौन सा है। जल परी के सवाल सुनने के बाद किसान सोचने लगता है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक मधुमक्खी आती है और वह एक फूल के पास जाकर बैठ जाती है। किसान यह देखकर समझ जाता है कि जिस फूल में मधुमक्खी बैठी है वही असली फूल है। जिस फूल में मधुमक्खी बैठी है वही असली फूल है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हें उस महल तक पहुंचा देंगे। हम तुम्हें इस नदी के पार ले जाएंगे। ये लो, इस कमल के फूल को तुम अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हें इस फूल की जरूरत पड़ेगी। ये एक जादुई कमल का फूल है। तुम जब महल के अंदर जाओगे उस वक्त दुष्ट रानी सोई हुई होगी, लेकिन इस बीच अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आएगा तो तुम उसके सामने ये कमल का फूल दिखा देना। इस कमल के फूल को देखते ही सामने वाला बेहोश हो जाएगा और तुम्हें अपनी बेटी को बचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर तुम अपनी बेटी के साथ इस कमल के फूल में अपना हाथ रखना। ऐसा करते ही तुम अपनी बेटी के साथ वापस पृथ्वी लोक पहुंच जाओगे। मेरी मदद करने के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर किसान आगे बढ़ जाता है। तभी किसान अपने सामने एक महल को देखता है। किसान उस महल को देखकर किसान समझ जाता है कि जिस महल को वह ढूंढ रहा था वह महल उसके सामने है। शायद यह महल उस दुष्ट परी का है जिसने मेरी बेटी को अगवा किया है। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए इस महल के अंदर जाकर देखना होगा। और फिर किसान उस महल के अंदर जाता है जहां किसान देखता है कि वह दुष्ट परी सो रही है। किसान यह देखकर खुश होता है और महल के और अंदर जाकर देखता है। तभी किसान अपनी बेटी मायावती को देख लेता है। किसान की बेटी मायावती की रखवाली करने के लिए दुष्ट परी ने 2 राक्षसों को पहरेदारी करने के लिए लगा दिया था। तभी किसान जल परियों की दिए हुए जादुई कमल फूल का इस्तेमाल करता है और उन्हें कमल का फूल दिखा देता है, जिससे कि वह दोनों ही राक्षस बेहोश हो जाते हैं। और यह देखकर मायावती बहुत खुश होती है और दौड़कर अपने पिता के पास आती है। पिताजी, मैं जानती थी कि आप मुझे लेने जरूर आएंगे। इस दुष्ट परी ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
चलिए हम घर वापस चलते हैं। हाँ बेटी मायावती, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। अब तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता। चलो बेटी मायावती, हम घर चलते हैं। और फिर किसान अपनी बेटी के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी दुष्ट परी की नींद खुल जाती है और वह किसान को देख लेती है। तुम दोनों ने यह सोच भी कैसे लिया कि मेरे महल में आकर तुम दोनों इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? मैं इस मायावती को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अभी तुम दोनों को बताती हूँ। किसान दुष्ट परी को देखकर डर जाता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर वह तुरंत उस जादुई कमल का फूल निकालता है। कमल का फूल देखते ही वह बदमाश परी बेहोश हो जाती है और फिर किसान अपनी बेटी के साथ उस कमल के फूल में हाथ रखता है और दोनों ही अपने देश वापस आ जाते हैं। मैं जानती थी कि तुम मेरी बेटी को बचाकर जरूर ले आओगे। उस दुष्ट परी से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस जादुई आईने को मैं तोड़ देती हूँ। इसे तोड़ते ही वह दुष्ट परी हमेशा के लिए अपनी जादुई दुनिया में ही कैद हो जाएगी और कभी भी हम सबको परेशान नहीं कर पाएगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वो अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। बाबा को अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, सामग्री और पैसे मिला करते थे। दान के लालच में साधु बाबा गांव में किसी दूसरे साधु को आने नहीं देते थे और अगर कोई साधु आ जाता तो वो किसी भी प्रकार से गांव से उन साधु को भगा देते। दान में मिले हुए वस्त्र को साधु बाबा बाजार में बेच देते थे और बदले में पैसे ले लेते थे। इस प्रकार साधु बाबा अपने पास बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वाह, मैं इस गांव में अकेला साधु हूँ, इसलिए मुझे दान में कुछ न कुछ मिलता रहता है और मेरे पास इतने सारे सामान हो जाते हैं कि उन्हें बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। मेरे पास अब किसी भी तरह के धन की कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे धन हो गए हैं, लेकिन मैं अपने धन को कहीं पर भी अकेला छोड़ नहीं सकता। कभी भी किसी की भी नीयत खराब हो सकती है और मेरा सारा कमाया हुआ धन चोरी हो सकता है। इसलिए अगर मुझे इन्हें सुरक्षित रखना है तो इन्हें मुझे हमेशा अपने साथ रखना होगा। साधु बाबा कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करते थे और वो हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वह अपने धन को एक पोटली में रखते थे और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे। साधु बाबा जिस गांव में रहते थे उसी गांव में एक ठग रहता था। उस ठग की नजर साधु बाबा के धन पर बहुत पहले से थी, लेकिन साधु बाबा अपने धन को कहीं पर भी नहीं छोड़ते थे। इस वजह से वो ठग कभी भी साधु बाबा के धन को चोरी नहीं कर पाया। बहुत दिनों से उस ठग की नजर साधु बाबा के धन पर थी। ठग हमेशा से साधु बाबा का पीछा किया करता था, लेकिन साधु बाबा उस पोटली को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इस वजह से ठग कभी भी साधु बाबा के धन तक नहीं पहुंच पाया। गांव का कोई भी धन मुझसे बच नहीं पाता है। मैं सभी कुछ चोरी कर लेता हूँ, लेकिन ये साधु की पोटली मेरे हाथ कभी नहीं लगती है। अगर मुझे इस साधु की पोटली चाहिए तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना होगा। मुझे उसकी पोटली चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा धन है। इस साधु ने अपने पास बहुत सारा धन रखा है और अगर मुझे उसकी पोटली के पास पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे साधु के पास पहुंचना होगा, तभी मैं उसकी पोटली तक पहुंच सकता हूं। और इसके लिए मुझे उस साधु के जैसा बनना होगा, क्योंकि अगर मैं उसके जैसा रूप बना लूं तभी वो मुझे अपने साथ रखेगा, नहीं तो
मैं कभी भी उसकी पोटली तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठग किसी भी तरह साधु बाबा के धन को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप धारण करके वो साधु के पास पहुंच गया और साधु बाबा से अपना शिष्य बनाने का आग्रह करने लगा। साधु बाबा से वो मिन्नतें करने लगा कि साधु बाबा उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बाबा, मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके चरणों पर पड़ा रहूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप जैसा बनना है, आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अपने साथ रख लीजिए बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके साथ रहने। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी तारीफें सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुझे अपने साथ रख लीजिए बाबा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपने साथ रख लूं, कहीं तुम कोई चोर निकले तो। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और आपके साथ रहकर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ रख लीजिए बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी है। ठग अपनी मीठी मीठी बातों से साधु बाबा को बहुत मनाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो अपनी योजना में सफल हो जाता है। अपनी अच्छी अच्छी बातों से और साधु बाबा की तारीफें कर कर वो साधु बाबा को मना लेता है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मेरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, तुम्हें पहले मेरा विश्वास जीतना होगा। और फिर आखिरकार साधु उस ठग की बात मान लेते हैं। बार बार मिन्नतें करने की वजह से साधु उस ठग की बातों पर आ जाते हैं और उस ठग को अपना शिष्य बना लेते हैं और फिर ठग साधु के साथ उसी मंदिर में रहने लगता है और साधु की खूब सेवा करता है, साथ ही वो मंदिर की भी देखभाल करने लगता है। ठग साधु बाबा की बहुत सेवा करता है। ठग की सेवा से साधु बाबा बहुत खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठग और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो साधु बाबा का विश्वास जीतने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। ठग मंदिर की साफ सफाई को लेकर अन्य दूसरे काम पर भी ध्यान देता है और ठग साधु की खूब सेवा करता है और फिर बहुत जल्द ही ठग साधु का विश्वास भी जीत लेता है। मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हुआ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, साथ ही मंदिर की भी बहुत साफ सफाई की, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है, तुमने मुझे खुश कर दिया है। एक दिन दूसरे गांव से साधु बाबा को एक निमंत्रण आता है। साधु बाबा उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु बाबा को अब ठग पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो अपने साथ उस ठग को भी ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु बाबा अपने सारे धन को एक लाल रंग की पोटली में बांध लेते हैं और दूसरी पोटली में अपने कुछ अन्य सामान को रख लेते हैं। साधु बाबा उस ठग के साथ दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी मिलता है। उस झोपड़ी के सामने एक नदी होता है। नदी देखकर साधु को उस नदी में स्नान करने का मन करता है, इसलिए साधु बाबा उस ठग के साथ उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं और उस ठग से कहते हैं, मैं दूसरे गांव में बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं इस नदी में स्नान करना चाहता हूँ। तुम देख रहे हो कि इस झोपड़ी के अंदर 2 बिस्तर हैं। एक बिस्तर वो वाला तुम्हारा है और ये बिस्तर मेरा है। मैं अपने इस सामान को अपने बिस्तर में रख कर जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, तब तक मैं नहा कर आता हूँ।
जाओ, तुम झोपड़ी के बाहर मेरा इंतजार करो और वहाँ पर पहरेदारी करना, मैं आता हूँ। इतना बोलकर साधु बाबा उस पोटली को अपने बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं और नहाने के लिए नदी के पास चले जाते हैं और वो वहां पर डुबकी लगाकर स्नान करने लगते हैं। तभी वो ठग इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत झोपड़ी के अंदर जाता है और साधु बाबा के बिस्तर के पास जाता है और उस पोटली को ले लेता है। अरे वाह, कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब वो साधु अपने इस पोटली को अकेला छोड़े और मैं इसे चोरी कर कर ले जाऊं। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं इस पोटली को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना बोलकर ठग साधु की पोटली को लेकर वहां से भाग जाता है। स्नान करने के बाद जब साधु बाबा उस झोपड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि ठग वहां पर नहीं है। वो तुरंत अंदर जाते हैं और अपनी पोटली को देखते हैं। साधु बाबा देखते हैं कि उनका सारा धन सुरक्षित है। ये देखकर साधु बाबा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा से जानता था कि वो एक ठग है और मेरा विश्वास जीतकर वो मेरे धन को चुरा ले जाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने साथ 2 लाल रंग की पोटली रखी। एक पोटली में अपना सारा धन रखा और दूसरी पोटली में खूब सारे पत्थर रखे और मैंने उस चोर को दिखाया कि मैं अपने साथ एक पोटली लेकर आया हूँ और अपनी धन वाली पोटली को अपने बिस्तर के नीचे रखा हूँ। इसलिए मैंने उस ठग को बाहर पहरेदारी करने के लिए भेजा और इस मौके का फायदा उठाकर पत्थर वाली पोटली अपने बिस्तर के नीचे रखा और धन वाली पोटली उस चोर के बिस्तर के नीचे रखा। मुझे पता था कि वो चोर चोरी करने के चक्कर में अपने बिस्तर को कभी नहीं देखेगा, वो मेरे बिस्तर को ही देखने आएगा। और ऐसा ही हुआ। वो चोर पत्थर वाली पोटली को चोरी कर कर ले गया और मेरी चालाकी से मेरा कमाया हुआ धन बच गया। वहीं दूसरी तरफ ठग जब बहुत दूर चला जाता है तो वो अपने साथ लाए हुए पोटली को खोलकर देखता है। वो देखता है कि उस पोटली में खूब सारे पत्थर है। ये देखकर ठग अपना सिर पकड़ लेता है और रोने लगता है। इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर जल्दी भरोसा नहीं करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से हम बड़े से बड़ी समस्या से बच सकते हैं।